सो वी विल सी नेक्स्ट द सर्विसेज। ये हो गई गुड्स की बात, 4 की। विल सी अभी कि सर्विसेज जो टोटल 17 है, राइट। गुड्स तो 4 ही थे विच इज़ वेरी मेमोरेबल, मगर ये टोटल 17 है। वी विल सी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। फर्स्ट सर्विस है हमारी GTA सर्विसेज। वैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है मैंने कि GTA सर्विसेज का सामने वाला जो बंदा होगा वो उनको फाइल करना है। अब फ्लोर ऑफकोर्स सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। जो सामने वाला बंदा कोई भी होगा रजिस्टर्ड, मतलब हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। कोई कस्टमर होगा तो उनको फाइल नहीं करना है, तो उस केस में GTO को फाइल करना है। मान लीजिए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई कंपनी का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे अभी ये ABC कॉरपोरेशन को मिला था, राइट। तो वही केस में ABC कॉरपोरेशन को GST फाइल करना है। मगर व्हाट इफ कि मुझे मेरा घर का सामान ट्रांसफ़र करना था, यहाँ से मुझे MP ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में मैं तो कस्टमर हूँ, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, एज अ पर्सनल गुड्स है, राइट। सो उस केस में गुड्स ट्रांसपोर्टर को ही GST फाइल करना है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड अंडर द GST नहीं हूँ, राइट। ओके। नेक्स्ट सर्विस इज लीगल सर्विसेज, एडवोकेट सर्विसेज, राइट। लीगल, ओनली लीगल, और सॉरी दैट इज रिटर्न ऑल्सो, दैट इज एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एंड फर्म ऑफ एसोसिएट, जो भी उनकी इंडिविजुअल फर्म रहेगी वो भी, और एडवोकेट खुद भी इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरीशिप रहता है वो भी। ओनली एडवोकेट, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट टैक्स कंसल्टेंट, राइट। उस केस में सामने वाला जो GST रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही फाइल करेगा। मतलब एडवोकेट कोई फ़ी चार्ज करता है तो उस पर उसको GST नहीं लगाना है, इवन दो दे हैव कंसल्टेंसी ऑफ अमाउंट मोर देन 40 लाख, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है GST में, राइट। मगर फिर भी एडवोकेट को यहाँ इस केस में आपको GST नहीं करना है। उस केस में जो इसके वजह से वो केस लड़ रहा है और सामने वाली कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द GST, तो उनको GST फाइल करना है, ना कि एडवोकेट को। यस। देन थर्ड सर्विस आर्बिट्रल सर्विसेज, दैट इज सप्लाइड बाय ट्रिब्यूनल और बिजनेस। जो भी आर्बिट्रल सर्विसेज है दैट इज ट्रिब्यूनल, जो हम अपीलेट और ट्रिब्यूनल में जो हम जाते हैं और वहाँ पे जो सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो लोग हमको, मतलब दे आर चार्जिंग फीस ऑल्सो, राइट। अब जैसे हम अपील करते हैं उसकी भी फीस है, वैसे ही सेम ट्रिब्यूनल की भी फीस है। दैट इज ऑल्सो सामने वाला जो बंदा होगा वही टैक्स पे करेगा, राइट। यस। देन हमारी फोर्थ सर्विसेज है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। मतलब कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, राइट। और कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है फॉर US, और कोई गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही है, और कोई इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सर कर रही है, और वो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उस पर भी जो सामने वाला जो बंदा है सर्विस रिसीवर वो टैक्स भरेगा, राइट। सो उस केस में भी ऑफकोर्स सामने वाला बंदा कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल पार्टी होगी तो वो नहीं भरेगी, ऑफकोर्स कंपनी लेवल और फर्म लेवल, राइट। कंपनी को या फर्म को, कोई इंडिविजुअल पर्सनस को वो स्पॉन्सरशिप मिलता है तो वो केस में वो इंडिविजुअल पर्सन ये RCM में फॉल नहीं हो रहा है, उसको GST नहीं फाइल करना है। वो फिर जो स्पॉन्सर कर रही है वही कंपनी GST रिटर्न फाइल करेगी और GST पे भी करेगी, राइट। सो फिफ्थ सर्विस इज द गवर्नमेंट। ऑफकोर्स गवर्नमेंट हर केस में आई जाती है, जो नहीं करना है, जो GST में जितने भी एग्जाम्शन है वो सारे केस में गवर्नमेंट आती ही है, प्लीज कीप इन माइंड, ओके। सो व्हाट दे आर अवेलिंग इन दिस स्कीम, द सर्विस इज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। मतलब ये सारे जो गवर्नमेंट है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं to any registration person, then registered person is supposed to pay the GST and file the return, okay. So the government will not do anything, they will pay. Of course there is a exception also कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उस केस में वो खुद ही सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि गवर्नमेंट खुद GST पे करेगी। वो देख लेते। द सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, पार्सल सेवा, एजेंसी सर्विसेज टू अ पर्सन दैट इज प्रोवाइडेड टू अदर देन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि ये सारी जो सर्विसेज है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल है, एजेंसी है, वो सारी सर्विसेज कोई बंदे को वो प्रोवाइड कर रही है तो वो GST फाइल करेंगी। मगर वो
वो गवर्नमेंट में ही फाइल है, मतलब ये जो सारी सर्विसेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही, मतलब सामने भी गवर्नमेंट है और ये बाजू भी गवर्नमेंट ही है, सर्विस रिसीवर भी गवर्नमेंट है। देन बोथ केस में कोई भी फाइल नहीं करेगा, किसी को भी जीएसटी लागू ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हम नेगेटिव लिस्ट में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में देख चुके हैं कि उस केस में गवर्नमेंट फॉल नहीं होती, राइट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यस। Then second exception is the services in relation to aircraft vessels outside the prenet and of the port or at a airport। कोई भी सर्विस ऐसी है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है एट द एयरपोर्ट, तो उस केस में भी जीएसटी गवर्नमेंट ही जीएसटी फाइल करेगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही फाइल करेंगे। एंड ऑफकोर्स थर्ड इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। रेलवे जो प्रोवाइड करती है गुड्स ट्रांसपोर्ट, उस केस में भी वो जो भी बिलिंग दे रही है सामने वाले बंदे को, राइट। कोई भी कंपनी का एबीबी लिमिटेड का वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम महाराष्ट्र और टू केरला, then government is supposed to pay the GST, whatever they are charging they are supposed to liable, not the ABB limited, right? Yes. And of course in the passenger case में भी आपने भी अपने बिल में देखा ही होगा, they are charging the GST bills। मगर इन तीनों के अलावा कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, then the opposite person is liable to pay GST, yes। देन सिक्स्थ इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट, राइट, कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो रेंटेड की है किसी बंदे को, लाइक रजिस्टर्ड पर्सन को, राइट। देन उस केस में भी सर्विस रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी, यस। उस केस में भी देखो सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है, गवर्नमेंट ही है, राइट। Then seventh is service supplied by the any person, transfer of development right or floor space index including additional FSI, yes, for construction of project। कोई मेरे पास लैंड है, मैं खुद फार्मर हूँ, राइट। मुझे कोई बिल्डर्स ने मेरे पास कोई एग्रीमेंट किया कि आप ही ओनर रहेंगे, मगर हम लोग एक काम करते हैं, हम आपका बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, फ्लैट इसका स्कीम लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, वो एक डेवलपमेंट राइट बना दिया, राइट। मैंने वो डेवलपमेंट राइट वो बंदे को दिया कि आप ये डेवलप करके मुझे दीजिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट राइट, दैट इज कॉल्ड एफएसआई, राइट। तो उस केस में सामने वाला बंदा फार्मर है, नहीं है, लैंड ओनर है, या कुछ भी हो सकता है। तो जो सामने जो बंदा जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में एंटर हो रहा है वो बंदा जीएसटी फाइल करेगा, राइट, यस। जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट का जो काम ले रहा है वो, राइट। देन एट्थ इज द लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, दैट इज 30 ईयर ऑफ मोर। इन दिस केस लैंड मतलब 10 साल की भी रहती है, 20 साल की भी रहती है, बट हैज़ टू बी 30 ईयर्स ऑफ मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द मनी ऑफ अ फ्रंट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और एनी अदर नेम, to on a periodic basis for a rent for a construction of project, right। अगर कोई प्रोजेक्ट 30 ईयर्स से ज़्यादा मतलब लैंड के लिए लीज दे दिया, ये फर्स्ट वाले केस में था कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, राइट। ये वाले केस में मैंने लीज के लिए दे दिया है 30 साल से ज़्यादा, देयर हैज़ टू बी 30 ईयर्स ऑफ मोर, देन उस वाले केस में भी सामने वाला पर्सन पे करेगा, राइट। उससे छोटा है तो ऑफ कोर्स उस केस में भी यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, राइट। और वो नहीं किया है, डेवलपमेंट राइट्स नहीं किया है, राइट, और लीज कर दिया है मगर 30 ईयर्स से नीचे है, तो ऑफ कोर्स जो एंटर हो रहा है, जो लीज एग्रीमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, जो जिसके नाम पे ज़मीन है, वो वाला बंदा सर्विस प्रोवाइडर दैट इज़ लायबल टू टैक्स। मगर 30 साल से ज़्यादा है तो सर्विस रिसीवर इज़ लायबल टू पे टैक्स, हाँ। Then ninth is services by director, that is called director means कंपनी में ही रहते हैं, राइट। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, वो सारे के सारे केसेस में डायरेक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स दे विल डू अ जॉब, दे आर नॉट डूइंग फॉर नथिंग, राइट। सो वॉट एवर दे आर गिविंग द सर्विसेज, राइट, दे आर नॉट कंसिडरेशन अंडर द एम्प्लॉयमेंट, वो अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में नहीं काउंट किए जाएंगे, वो अंडर द जीएसटी, राइट,
कंपनी उसका जीएसटी पे करेगी, बिकॉज इसमें सर्विस रिसीवर कंपनी है और सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टर है, राइट। तो इस केस में भी जीएसटी फाइल कौन करेगा? सामने वाली कंपनी। मगर ऑफ कोर्स 40 लाख का आपको ध्यान में रखना है, 40 लाख से ऊपर जाता है तो कंपनी फाइल करेगी, राइट। देन इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस जो भी एलआईसी है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों जो इंडिविजुअल सर्विसेज है, उस केस में भी एजेंट को कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, वो सारा का सारा जो भी अमाउंट है उस केस में सामने वाली कंपनी पे करेगी, राइट, जीएसटी। देन रिकवरी एजेंट सर्विसेज, रिकवरी एजेंट सर्विसेज में भी जो भी वो बिल दे रहा है, रिकवरी एजेंट मतलब कौन से वाले? जो बैंकिंग सेक्टर, जिसका कोई अमाउंट कोई ड्यू है, जिसका कोई अकाउंट एनपी हो गया है, राइट, बैंक वाले। तो बैंक वाले क्या करेंगे? वो कोई रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करेंगे, राइट, और दे विल डू द रिकवरी फॉर देम देयर अमाउंट, राइट। क्योंकि बैंक का कोई काम नहीं है कि हर एक बंदे से जाके पूछे कि भाई क्यों आपने ये ईएमआई क्यों नहीं फॉल किया, क्यों आपने यहाँ तक नहीं, मतलब 4-5 महीने तक वो करेगी, पर बाद में क्या करेगी? हर टाइम तो नहीं जा सकती, क्योंकि खुद का जो उनका जो बैंकिंग है वो कौन संभालेगा, राइट। So what they will do, they will appoint the recovery agent, like there are lot many clients, even I have the client, they are doing this kind of services. So they of course provide the bill to the bank, right? So in this case recovery agent is not liable to GST, of course bank sector is liable, or whatever non NBFC भी हो सकती है, या तो फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, उनका भी पेमेंट, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग को ही रिकवरी करना है। ऑफ कोर्स नॉर्मल कंपनीज भी रिकवरी करती है, वो भी तो सेल परचेस करती है, वो भी तो हो सकता है जो बंदे को सेल्स किया उसने भी पेमेंट नहीं दिया हो, राइट। तो उस केस में भी यही रहेगा, राइट, सामने वाली कंपनी टैक्स भरेगी। देन कॉपीराइट सर्विसेज, मतलब जो म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर्स है, आर्टिस्ट है, वॉट एवर दे आर ट्रांसमिटिंग, मतलब जो यूज़ करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर को के कंपनी को जो देते हैं, लाइक टी सीरीज कंपनी को दे दिया बादशाह ने, लाइक ओके, सो वॉट एवर दे आर डूइंग, द टी सीरीज कंपनीज इज लाइबल टू पे द टैक्स, इन नॉट बादशाह, नॉट द नेहा कक्कर, राइट, अरिजीत सिंह, यस। So whatever they are, the music company is supposed to pay the GST. Then services by DSA. DSA means direct selling agent. Of course बैंक में रहता है, बैंक में जब भी मैं खुद भी DSA हूँ, राइट। सो लोन्स और वो जो एडवांसेज जो लोन्स और वो सब आते हैं, राइट, तो एडवांसेज जितने भी लोन्स वो करते तो दे आर अपॉइंटिंग द DSA, कि जितने भी साथ मेरे पास जो क्लाइंट आएंगे, जितने भी जिसको ज़रूरत है लोन की, तो मैं क्या करूँगी, उनको बैंक नेम सजेस्ट करूँगी कि ये चलो आपका बैंक है, यू गो टू दिस वे, और बैंक मुझे उसके बदले में कोई कमीशन देगा, दैट इज कॉल्ड, तो आई एम द DSA, राइट। सो उसके बदले में जो कमीशन वो मुझे दे रही है और मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो जो सर्विसेज, उस केस में भी बैंकिंग ही लायबल है, राइट, नॉट द मी, राइट। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर कलेक्ट लाइक टू बैंक, ऑफ कोर्स टू बैंक्स, बिजनेस फैसिलिटी, तो इस केस में भी बैंकिंग ही है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर होता क्या है? बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब बैंकिंग के सेक्टर में आप मान लीजिए कि आपको कोई सपोज जब आधार कार्ड लिंक करना था, तो आपको याद होगा कि सर सबके घर पे जाके आधार कार्ड लिंक करवाया था, तो आपको क्या लगता है वो बैंकिंग के आदमी थे? नहीं, वो लोग क्या करते हैं, कोई जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के लिए वो उनको काम देते हैं, लाइक कॉल सेंटर का कोई सबको कॉल करना वो बैंक का काम नहीं है, दे आर ऑल्सो द आउटसोर्सिंग। उस केस में भी जो भी कॉल सेंटर जो प्राइवेट कंपनी है जो अरेंज जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, उस केस में भी बैंकिंग ही लायबल है। देन ATM, जो ATM कार्ड जो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, वो भी बैंक का काम नहीं है वो बनाना, राइट, वो किसी और बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, राइट। सो वो जो बंदा जो ATM मैन्युफैक्चर करने का जो काम करता है, उस पर प्रिंट लगाने का जो काम करता है, देन अगेन कुरियर सर्विसेज, that all in this case the banking is liable, right, not the service provider. Then security service, security में हमेशा मान के चलिए security service, any type of security service, watchman और the commercial security or godown security, whatever type of services, right, whatever type of security services, then other person is liable to, सामने वाला पर्सन इज लायबल टू पे GST. देन 16 इज अ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डेजिग्नेटेड टू कैरी अ पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, लमसम में
कॉस्ट ऑफ फ्यूल अलग से चार्ज नहीं कर रहे हैं वो, राइट। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल मैंने जो रेट बताया उसमें फ्यूल का चार्जेस वो मेंशन किया है, राइट, और नहीं किया है। मतलब ये वाले आरसीएम में वही फॉल होंगी जो इंक्लूडिंग, मैंने लमसम ही बोल दिया कि महाराष्ट्र से केरला जाने के लिए आपसे मैं 5,000 लूँगा, उसका वो अलग से बाइफर्केशन नहीं किया है कि 2,000 रुपये मैं फुल का कर लूँगा, या तो फिर ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जो फ्यूल का है जो मैं भर दूँगी, बाकी का जो उसके अलावा जो अमाउंट रहता है 3,000 वो आप मुझे पे कर देना। जो ऐसा सेपरेशन है देन आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कंबाइन है यस देन इट इज एप्लीकेबल। मगर किस केस में? ये सर्विसेज आपने बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनी लेवल प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी उनको जो प्रोवाइड किया है, राइट, दैट इज टू द बॉडी कॉर्पोरेट, देन बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे जीएसटी। उसके अलावा जो नॉर्मल बंदा होगा देन इट इज नॉर्मल, राइट। देन 17 इज द सर्विसेज ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटीज अंडर द लैंडिंग स्कीम 1997 बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज यू ऑल नो दैट इज सेबी। एग्जाम्पल में मान लिए आईपीओ रजिस्टरिंग अंडर द सेबी, देन सेबी विल चार्ज फॉर द बोरेवर। मान लीजिए कि जैसे एसबीआई का कार्ड का आईपीओ आया था, राइट। एसबीआई कार्ड ने जैसे ही आईपीओ लॉन्च करा तो ऑफकोर्स सेबी से ही लॉन्च किया होगा, क्योंकि वो खुद को लॉन्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑल न्यू टू यू कोई भी डीमेट ट्रांजेक्शन या तो कोई भी रिलेटेड टू सिक्योरिटी दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, राइट। जो सेबी उसके बदले में चार्ज करेगी एसबीआई से, तो उस केस में एसबीआई कार्ड जो कंपनी है that is liable, not SEBI is liable, even though service provider is a SEBI, even though they are listing their RPO, even though they are providing the customer कि यहाँ पे जाके आप ये IPO प्लेटफॉर्म वो दे रही है कि यहाँ पे जाके आप पे कीजिए IPO के लिए, even though, right, so all that services which are given by SEBI to the borrower, right, borrower मतलब कि कौन जो पैसे लैंड पे ले रहा है, राइट, वो कौन है? एसबीआई कार्ड वाला, यस। सो यस, एसबीआई कार्ड वाला जो बंदा है वो जीएसटी पे करना है, उसको जीएसटी फाइल करना है, राइट। सो दैट्स ऑल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप यू गेट इट दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चार्ज। जस्ट यू कैन थिंक कि गुड्स में 4 थे आइटम्स, ऐसे ही सर्विसेज में 17 है, राइट। राइट नाउ इट इज 17, ऐसे अमेंड तो होती रहेगी ऑफकोर्स। सो कीप इन माइंड के वो 4 गुड्स एंड 17 सर्विसेज जब भी आती है तो कीप इन माइंड देयर इज अ एप्लीकेबल ऑफ आरसीएम। सामने वाले बंदे को भरना है, हमको नहीं, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं भरना है, दैट इज इन नॉर्मल मैकेनिज्म, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।